और ये तो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं अजय आलोक जी, इसलिए ये ममता बानो कर रहे हैं। अगर ये पार्टी बदल लेंगे ना तो मियां मोदी करेंगे। जी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए ला रही हूं। आज हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे गृह मंत्री के साथ, तो एक सवाल उनसे पूछा गया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली नदी पे गए और हावड़ा ब्रिज के साथ उन्होंने तस्वीरें डाली, वीडियो डाला, माँ गंगा के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, इन सब पर चर्चा की। तो उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी कह रही है कि ये स्टंट है, पब्लिसिटी, पॉलिटिकल स्टंट है। तो इस पर गृह मंत्री ने कहा कि अगर ये भी बोल दीजिए ना कि नरेंद्र मोदी ने गलती से जनता को कह दिया कि टीएमसी को वोट दे दो, तो ममता बनर्जी बोली कि नहीं 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 मत देना। इतना कमी है भरोसे का कि जो बोले अगर उनके हित में भी होगा फिर भी उसके खिलाफ बोलेंगी। तो बेसिकली उनका आरोप यह था कि आदतन हर चीज पर नरेंद्र मोदी को नफरत के आधार पर घेरते हैं विपक्षी नेता। इस पर आपका जवाब? देखिए, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री मां गंगा के सफर में गए, क्योंकि देश की राजधानी में छठ पूजा करने के लिए उनको तो स्विमिंग पूल बनाना पड़ता है। कम से कम यहाँ पर तो साफ सुथरी मां गंगा में वो टहल सके, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री बंगाल में जब मां गंगा के ऊपर टहल रहे थे तो उनको शायद ये भी याद आया होगा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का 70,000 रुपए कहाँ खर्चा है और क्या क्या काम हुआ है। बंगाल में तो दिया नहीं उन्होंने। तीसरी बात, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री का नाव चल रहा था, प्रधानमंत्री जी फोटो खींच रहे थे, कहीं से वाटर एम्बुलेंस ना आ जाए। तो फिर उसको भी जगह देना पड़ता ना। और लास्ट बात, मैं सिर्फ आपके शो पे इतना कहूंगा, 2 पंक्तियां कहूंगा। एक पुराना बहुत हमारे स्कूल के टाइम पे एक गाना फेमस था, तुम तो ठहरे परदेसी। तो उसी पे मैं कहना चाहता हूं कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, झाल मूड़ी खाके दिल्ली वापस चले जाओगे और 2029 तक फिर नजर नहीं आओगे। अजय आलोक जी, you also have to understand satire is a part of politics. You are a senior politician, understand that. मैं तो बोल रहा हूँ सब खाए प्रधानमंत्री, हमारे साथ बैठ के मछली भी खाए। इसी सटायर में रिजू जी, उसी सटायर में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि झालमुड़ी मैंने खाया है और झाल विपक्ष को लग रहा है। हाँ ना, बढ़िया है, बढ़िया नहीं बढ़िया टिप्पणी है, इसीलिए तो वो इतने बड़े नेता है। बढ़िया टिप्पणी है, इसीलिए मैंने भी जवाब दिया ना। आप झालमुड़ी खा के दिल्ली लौट जाओगे और 2029 तक नजर नहीं आओगे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? 4 तारीख के बाद रिजू जी कुछ होने वाला आपके साथ लगता है? आशुतोष ठीक, रिजू दत्ता। अंजना जी, पहली 2011 आजादी के बाद से बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। एक सेकंड, सवाल सुनिए। 2011 में आजादी के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी और उस समय का नंबर था 84.72%। तब वाम दलों को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी कामयाब हुई थी और पश्चिम बंगाल में उन्होंने शासन शुरू किया था। इस तरह का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग माना जाता है कि वो यूजुअली जब इतना बड़ा मार्जिन हो, पिछली बार से लगभग 9-10% का, तो माना जाता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी है। कई राज्यों में इसका प्रमाण है। और 2011 की बात आपसे पूछ रही हूं, बोले। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। अंजना जी, पहली बात, आपको कलकत्ता में स्वागत। दूसरी बात, आप संचालना कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने 3 बार की एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ जो शब्द यूज किए हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। बट क्या करें, इनके नेता कभी दीदी कहते हैं, दूसरे नेता ए दीदी करते हैं, और अभी 2 रुपए के प्रवक्ता बोल रहे हैं ममता बानो। छिछोरापन की खून में है तो वो सामने आएगा ही। बट मैं प्रतिवाद करता हूं और इसकी बुरी तरह से इसकी निंदा करता हूं। अब मैं अपना जवाब देता हूं, इनको बोलिए बंद रखने के लिए। अजय जी बीच में नहीं, अजय जी प्लीज, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला।
अजय अब जी, मैं अजय जी, चाहूँ वेट तो फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। मैं भी चाहूँ तो कभी बोलिए। आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए, पर वो हमें शोभा नहीं देता, हम वैसा काम नहीं करते हैं और पैसी पार्टी से भी बिलोंग नहीं करते। पर बात आप कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की और वोटर टर्नआउट्स की, तो मैं आपके पास सारे डेटाज हैं अंजना जी। जब लास्ट टाइम SIR हुआ था केजी राव के टाइम पे, तब भी ऐसा भारी प्रचंड मतदान हुआ था और उसका पूरा फायदा मिला था लेफ्ट गवर्नमेंट को। तो हम हाई वोटर टर्नआउट मतलब हमेशा एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। Emotional, damn it! दूसरा स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देता हूं, 2016 में 81% वोटर टर्नआउट हुआ था, तृणमूल कांग्रेस को मिला था 211 सीटें। 2021 में 83.4% वोटर टर्नआउट हुआ था, तृणमूल कांग्रेस को मिला था 215 सीटें। अभी 92% हुआ है, तो बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए टीएमसी को कितना मिलेगा। ये जो वोट है, ये बंगाल का वोट है बीजेपी के खिलाफ। बंगाल का वोट है अपनी मातृभाषा को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी मातृभाषा का सम्मान का वोट है, अपने इतिहास, अपने संस्कृति को बचाने का वोट है। और मैं आपको इतना कह रहा हूं, पहला दफा हो गया है ये, तो चलो इस पहले फेज में बीजेपी का, अगर आप देखेंगे पुराने वोट तो बीजेपी का इसमें ज्यादा महत्व था। दूसरा दफा तो हमारा बैटिंग ग्राउंड है। मैं आपको इतना यू आर राइट ब्रो। ये जो कीचड़ टाइप लोग हैं, मैं उनसे बात नहीं करता, क्योंकि कीचड़ की तरफ थूकने से या पत्थर मारने से कीचड़ अपने ऊपर ही आता है। मैं आपको सीधा आपके चैनल पे 4 चीजें होने वाली है 4 मई को, मैं आपको इतना बता दूं। पहला बात देखिए, दूसरा फेज में हमें चाहिए सरकार बनाने में और 30 सीटें बस। तो 4 तारीख को 4 चीजें होंगी। पहला चीज, एकक संख्या गरिष्ठता, मतलब सिंगल मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी अपनी सरकार बना रही है। दूसरी बात, चौथे टाइम के लिए ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ ले रही है। तीसरी बात, लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब नेता प्रतिपक्ष के पद पे शुभेंदु अधिकारी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नंदीग्राम हार चुके हैं, भवानीपुर भी हार रहे हैं। और चौथी बात, इतना अच्छा इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा वोट कराने के बाद भी SIR में बीजेपी के टारगेट का 1 करोड़ 25 नाम काटने के आसपास आने के बाद भी, जब बीजेपी 100 से नीचे रह जाएगी, तब ज्ञानेश कुमार जी का भी नौकरी नहीं रहेगा। ये आप सेव कर ले, आपका आर्काइव बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी के प्रवक्ता भी सेव कर ले। ये 4 बातें आपके, बिल्कुल। और आपके भविष्यवाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिजू जी उनकी बात का भी जवाब दीजिए और इस बात का भी जवाब दीजिए कि हम लोग भी जब ग्राउंड में कई लोगों के पास जा रहे हैं तो पहले नहीं सुनने मिलता था। मतलब मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि भवानीपुर में भी मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बीजेपी के लिए बोलेंगे, लेकिन कई जगहों पर इस बार परिवर्तन वर्ड एक तो आया लोगों के मुंह पे, और कई जगहों पर, मतलब भवानीपुर में भी मुझे कुछ लोग मिले। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं है कि आज भी उनकी लोकप्रियता वैसी है और ममता दीदी का नाम अनेकों लोगों ने वहां पर लिया, लेकिन मुझे खुलकर ऐसे लोग वहां पर मिले जिन्होंने ऑन कैमरा कहा कि वो परिवर्तन चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि, तो इसका मतलब अंजना जी ये है कि बंगाल में कम से कम तो लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में तो नहीं है, बंगाल में कम से कम लोकतंत्र चल रहा है ममता दीदी के शासन में, कि लोग खुल के बोल रहे हैं आपसे। दूसरी बात, मैं एक चीज, पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑप्टिक्स एंड परसेप्शन। 2021 में अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, हम मान के चल रहे हैं कि हम 5 इलेक्शन हार के आ रहे हैं और इस बार हमें विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता हमें जिताएंगे। देखिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, विश्वास पे तो दुनिया कायम है, पर जो रिकॉर्ड आप 5 इलेक्शन से बजा रहे हैं और वो टूटा रिकॉर्ड आपको 5 इलेक्शन हरा चुका है, वही अंजना जी के शो पे बजाने से नया कुछ नहीं होने वाला। नंबर 2, नंबर 3, मैं देखिए साफ साफ एक चीज बता रहा हूं, 2021 में ये लोग पूरा दुनिया में फैला दिया जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब भगवान के नारे को इन लोगों ने पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया। 2026 आते आते 5 साल में मुंह से अभी जय मां काली और जय मां दुर्गा निकल रहा है। ये लोग बीजेपी शासित राज्यों में नॉनवेज बंद करा रहे हैं, लोग फिश मार्केट तोड़ रहे हैं दिल्ली में। सम्राट चौधरी बोल रहा है 3 महीने कोई नॉनवेज नहीं खाएगा बिहार में, और यहां पर आके इनके मंत्री सर पे तिलक लगा के, भगवा ओढ़ना लगा के मछली खा रहे। ये बंगाल की क्षमता है। 4 मई तक हम इनसे जय बांग्ला भी बुलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से भी हम नॉनवेज खिलाएंगे। कोई अब सिर्फ रुक जाइए, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वो कहते प्यारी समझ गई। आशुतोष जी,
अच्छा, मुझसे सॉरी 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 देखिए, हाई टर्नआउट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं बिल्कुल हाई टर्नआउट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि देखिए ये अरिथमेटिक का भी खेल हो सकता है और केमिस्ट्री का भी खेल हो सकता है। अरिथमेटिक इसलिए क्योंकि अगर इफ यू गो बाय इलेक्शन कमीशन का जो पूरा लॉजिक है कि भाई हमने उसमें से करीब 10% डेड वोट्स को निकाल दिया है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो डेड वोट्स थे वो कभी वोट नहीं करते थे। क्योंकि उन्होंने वोट नहीं किया तो ऐसे में वो संख्या जो 80% होने वाली तो 90% हो गई, इसलिए मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा यकीन नहीं। दूसरा, जहां तक केमिस्ट्री का सवाल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बदलाव का वोट नहीं बल्कि बदले का। एक काउंटर है इसका, एक काउंटर है, एक काउंटर है कि इसका मतलब ये भी है कि 3 करोड़ 60 लाख वहां पर वोटर हैं आशुतोष जी, 3 करोड़ 34 लाख 40 हजार वोटर निकले हैं। ये एब्सोल्यूट नंबर में भी आप देखिए तो बहुत बड़ी संख्या है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना कि अगर आप डेड वोट्स को निकाल दे जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अगर है, तो जाहिर सी बात है चाहे वो 80% अगर वो होते तो 80% पोलिंग होती, वो नहीं है तो 92% पोलिंग होगी। जो फर्क आया वो 1 या 2% का फर्क आया है। मेरा साफ तौर मानना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बदले का वोट है वो, और जो कह रहे हैं बदलाव का वोट है, दोनों इससे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है कि वहां 80% पोलिंग हुई या 90% पोलिंग हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस पूरे एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ने ममता बनर्जी को एक फायदा जरूर पहुंचाया कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी वजह से जो लोग वोट करते या उस आधार पर तय करते हैं ममता बनर्जी को जिताना या हराना है, वो मुद्दा जरूर डाइल्यूट हुआ है। और किस हद तक वो डाइल्यूट हुआ है इस पर तय होगा कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी आगे निकलती है या फिर ममता बनर्जी आगे निकलती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, कोई मामूली एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और कोई भी सरकार जो 10 से 15 साल सत्ता में रहती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों की नाराजगी होती है और लोग अपने आप करना चाहते हैं। लेकिन यू आर राइट ब्रो। ममता बनर्जी ने एसआईआर के मसले को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उन्होंने अपने आप सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, एक और परेशानी जो हम लोगों को जमीन पर ग्राउंड में दिख रही है, रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, वो ये है कि 15 साल होते होते नेता भी आपस में, जिसको कहते हैं ना कि एक महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई हो जाती है, आप सत्ता को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, आप जो संघर्ष करते हैं कि भाई पार्टी को जिताना है, पार्टी को, ममता दी को सीएम बनाना है, वो कहीं पर पीछे रह जाता है और सीटों के अंदर ही, पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के पैर खींचने की, और कई सीटों पर ये बात सामने आ रही है। इसीलिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी को और किसी भी नेता को 2 टर्म से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं। जब और बंगाल तो वो राज्य है जहां 25 साल तक वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 32 साल तक वहां लेफ्ट की सरकार थी, अब 15-5 साल का। इसका मतलब ये कि जब कोई भी पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहेगी तो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा होगा, और ये वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें डेवलपमेंट में बाधक होंगे। ये वेस्टेड इंटरेस्ट आम आदमी पार्टी की इच्छाओं आकांक्षाओं का दमन करने में भी कोशिश करेंगे। सही पकड़े हैं। इसलिए जो बात आप कही, मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हुआ है, आप बंगाल जाइए, कलकत्ता जाइए, आपको इस बात का एहसास होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को, जैसे सुप्रीम कोर्ट में गई, अपने आप को पेश किया कि मैं आई एम अ प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, मैं बंगाल के लोगों के लिए लड़ रही हूं कि बंगला बोलने की वजह से अगर उनको बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा, जो नारा उन्होंने दिया, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए लड़ूंगी। तो उन्होंने पूरे मामले को इमोशनलाइज करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक वो कामयाब मुझे दिखाई पड़ी है। ठीक है, ठीक है। संगीत रागी जी, जल्दी से आपका टेक, जिसके बाद मैं अगले हिस्से के सवालों पर जाऊंगी। आपका टेक जो आशुतोष जी कह रहे हैं उस पर और हाई वोटर टर्नआउट पर। मजेदार बात है कि इतना कर्कश स्वर जो है आशुतोष का आज से पहले वोटिंग के पहले ममता बनर्जी के खिलाफ कभी देखने को नहीं मिला, ना आपके स्टूडियो में, ना ही कहीं और जहां पर हम और वो दोनों बात कर रहे थे। दूसरी, सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। भविष्यवाणी के आधार पर अभय दुबे जी, अब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी कहां छिड़ती है? 125 ये ले जा रहे हैं 152 में से और 110 ये ले जा रहे हैं 152 में से। तो आपके लिए पास क्या बच रहा है? कुछ फीडबैक है सर कि मतलब 0 था ना पिछली बार, उसके पहले 1 भी लग पाएगा या क्या मामला रहेगा? अभय जी, ये देखो दोनों राजनीतिक दलों की बुद्धि शून्यता, मतलब 152 सीटों में से 235 पहले ही बांट ली। दोनों आकंठ भीषण भ्रष्टाचार में डूबे हैं और ये तो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं अजय आलोक जी, इसलिए ये ममता बानो कर रहे हैं। अगर ये पार्टी बदल लेंगे ना तो मियां मोदी करेंगे।
Emotional damage. आज ही मोहम्मद इफ्तिखार की नाव में प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की और ये प्रचारित किया कि देखो मोहम्मद इफ्तिखार की नाव में मैं घूम रहा हूं। आपने मछली खाकर फोटो डालने की बात कही, तो साहब ये असम का भी चुनाव होता ना, तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि घर में गाय का मांस खाने की सलाह देता हूं, तो वो भी फोटो डालते, जैसे सनबोर सुल्लई ने डाला मेघालय से गाय का मांस खाते हुए कि मैं मैसेज देना चाहता हूं कि बीजेपी गाय का मांस खाती है। इस सारे नैरेटिव से अलग बात सुनिए। भीषणतम राशन के घोटाला ममता दीदी के राज में हुआ है। कोविड के समय का जो राशन गरीबों के लिए था वो 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। शिक्षा का घोटाला उनके राज में हुआ है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, 3.7 कन्विक्शन रेट है। तो उम्मीद ऐसे तो नहीं होता है। किसी पर भी तो बता दीजिए सर, अब तो वोटिंग हो गई है पहले फेज की। पहले फेज का एनालिसिस कर रहे हैं अभय जी। अभय जी भी बताया अभय जी, पहले फेज का एनालिसिस तो करिए। कांग्रेस की कितने सीटें आ रही हैं? तो वोटिंग हो गई है पहले फेज की। हाँ देखिए अंजना जी, पहले भी अमित शाह साहब ने जो कहा उनकी बड़ी किरकिरी हुई, उन्होंने बढ़ चढ़ के सीटें बताई थी। जनता पर हमको भरोसा है, जनता का प्रतिसाद कांग्रेस के साथ है। दोनों को देख लिया, 10 साल से वहां देखा, हाथरस देखा, उन्नाव देखा, मणिपुर देखा कि कैसे बर्बरता से मणिपुर में व्यवहार हुआ, प्रधानमंत्री नहीं बोले। दिल्ली में हमने देखा बेटियों का क्या हाल हुआ। तो 9,000 करोड़ का इलेक्टरल बॉन्ड का स्कैम हमने देखा देश में क्या हुआ। 10 रुपए की झालामुरी खाई प्रधानमंत्री जी ने और 10,000 करोड़ का चंदा खा गए। तो दोनों राजनीतिक दलों को देख लिया। अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।